सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन डिस्कशन अगेन किसका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, जो कि हमारा इंडिया 16 है। ओके, इसके मैंने नोट्स ऑलरेडी आप लोगों को कवर करा दिए हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपसे सारे क्वेश्चंस वन बाय वन डिस्कस कर लूँगा। ओके, पहले एक बार देखें इसका डिटेल इंडेक्स से कि कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। सी इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अपने टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक है। ओके, जो अपन को सारे देखने हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना, जो टफ क्वेश्चन हैं, उसमें से एक ये वाला है, एक ये वाला है। ओके, और अगेन यहाँ पे मेरे को ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में एक रिफाइनरी वाला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे इजी क्वेश्चन हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो एक बार अपन सीधा चलते हैं पेज नंबर 180 के ऊपर और वहाँ से डिस्कस कर लेते हैं इसके सारे क्वेश्चंस। ओके, तो कम टू द पेज नंबर 180 एंड देन वी विल गो एंड डिस्कस ईच क्वेश्चंस वेरी डिटेल। वन एटी अगर वॉल्यूम स्लो आ रहा था तो सॉरी, अब भी इंक्रीज हो जाएगा ये। ओके, तो सी यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि MS लिमिटेड है, उन्होंने अक्वायर करी है एक हेवी मशीनरी को, वो भी 1 करोड़ रुपए के ऊपर, विथ नो ब्रेक डाउन ऑफ द कंपोनेंट पार्ट, कि जो भी कंपोनेंट के पार्ट्स हैं उसमें कोई भी ब्रेक डाउन नहीं किया था इन्होंने। जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ थी वो 10 ईयर्स की थी। एट द एंड ऑफ 6th ईयर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट द टर्बाइन रिक्वायर रिप्लेसमेंट। सी, यहाँ पे जो MS लिमिटेड कंपनी थी, उन्होंने बाई कितने में किया, 1 करोड़ में मशीनरी। ओके, अब इसकी लाइफ कितनी थी, 10 ईयर्स, तो मतलब वो कितने से डेप्रिशिएट करते होंगे, 10 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से, राइट। अब इसके अंदर एक मेजर कंपोनेंट था जिसका नाम है टरबाइन। ओके, मतलब टरबाइन एक मेजर कंपोनेंट है, मतलब इसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू थी। ओके, उसकी 6th ईयर के अंदर ही क्या हो गई है, एट द एंड ऑफ 6 ईयर है, उसमें रिप्लेसमेंट चाहिए, मतलब 6 साल में वो ख़त्म हो चुकी है। ओके, ये किस में से है, वही रिप्लेसमेंट वाले में से ही है, जहाँ पे अपन कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग करते थे। ओके, अब फर्दर मेंटेनेंस उसकी अनइकोनॉमिकल है। आज की डेट में अगर अपन द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज़ परफेक्ट एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू, मतलब अगले 4 साल तक वो मशीन कंटिन्यू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है जो बची हुई मशीन्स हैं। आज की डेट में अगर अपन टरबाइन खरीदे ना तो वो 45 लाख की पड़ती है। अब यहाँ पे तो मैंने कोई ब्रेकडाउन नहीं किया था ना, जब इनिशियल रिकॉग्निशन किया था, नो ब्रेकडाउन, कोई ब्रेकडाउन नहीं किया था। तो अब अपन इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सी, यहाँ पे हम कहते हैं कि लाइक ये 0 ईयर था और ये 10th ईयर है, ये 6th ईयर में यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गई है, राइट। तो अपन अब क्या करेंगे इसकी अकाउंटिंग, इसको तो क्या कर देंगे, WDV में इसकी जो वैल्यू आ रही होगी टरबाइन की, वो माइनस कर देंगे ओल्ड वैल्यू को, और ऐड क्या कर देंगे, न्यू वैल्यू को। तो न्यू वैल्यू यहाँ पे कितनी है आज की डेट में, 45 लाख। तो 45 लाख तो आज की डेट में ऐड कर देंगे 6th ईयर के एंड में, लेकिन ओल्ड को राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब ओल्ड की वैल्यू कहाँ से लेके आए, क्योंकि इनिशियली हमने तो कुछ रिकॉग्निशन किया ही नहीं था यहाँ पे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हम कहेंगे कि आज की रेट में ये 45 लाख की आती है ना, तो 6 साल पहले अगर मैं इन्फ्लेशन रिड्यूस कर दूँ तो ये कितनी आ रही होगी उसको देखो। इसके लिए आपको डिस्काउंट रेट दे रखी है 5% की। ओके, तो इसको 5% से 6 ईयर के लिए डिस्काउंट करो। तो कैलकुलेटर लो, 1 डिवाइड बाई 1.05। ओके, इक्वल टू का साइन दबाना है, तो आपका पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर हो गया। अब ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ओके, तो यह आया 0.7462। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 45 लाख रुपये से, यह आया है कुछ 33,57,969 रुपये। ओके, मतलब जब अगर मैं यही टरबाइन 6 साल पहले ख़रीदता तो अगर इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट कर दूं तो ये 33,57,000 के अराउंड मेरे को मिलती। ओके,
अब ये तो वैल्यू इस दिन क्या ही है, मेरे को चाहिए तो 6th ईयर के एंड की है कि उसकी WTV कितनी आ रही है, क्योंकि मेरे को वो वाली वैल्यू यहाँ से क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। तो अब 6th ईयर के एंड में निकालने के लिए अपन 33,57,969 को 10 ईयर के अंदर अमोर्टाइज कर रहे थे ना, तो डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, क्योंकि 4 साल की ही WTV बाकी रही थी। तो डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ गई 13,43,188 रुपये। तो ये इस दिन है वो टरबाइन की WTV आ रही है 6th ईयर के एंड पे। तो ये वाली वैल्यू तो मैं इसमें से रिड्यूस कर दूंगा, ओके, और 45 लाख रुपए ऐड कर दूंगा। तो अब बताओ कितनी आएगी यहाँ पे, 6 सालों तक 60 लाख तो कम हो गए होंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही होगी 40 लाख। अब 40 लाख में से मैं 13,43,188 घटाऊंगा, ओके, और प्लस कर दूंगा 45 लाख रुपए। तो ये आ गई 71,56,812 अभी के अकॉर्डिंग 6th ईयर के एंड पे रिवाइज्ड WTV। तो चलो अब देखते हैं क्या हमारा आंसर है और क्या इनकार है। सी, उन्होंने बोला नई टरबाइन है वो रिड्यूस करेगी वो प्रोड्यूस करेगी इकोनॉमिक बेनिफिट MS लिमिटेड को, एंड कॉस्ट आप इसकी मेजर कर सकते हो, इसीलिए जो आइटम है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज एन एसेट। जो ओरिजिनल इनवॉइस है फॉर द मशीन डिड नॉट स्पेसिफाई द कॉस्ट ऑफ द टरबाइन, हाउ एवर जो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट है वो 45 लाख रुपए है, और आप इसको एज ए इंडिकेशन यूज़ कर सकते हो ऑफ द लाइकली कॉस्ट 6 ईयर प्रीवियसली। कोई बात नहीं, यहाँ पे 33,57,900 रुपये की कॉस्ट आई है, हमारी कितनी आई थी, इन्होंने राउंडिंग ऑफ लिया है बस, हमारा 33,57,969 रुपीज़ ऊपर थे, इन्होंने राउंड ऑफ करके 00 ले लिया है, राइट। ये इन्होंने ऐसे किया 45 लाख डिवाइड बाई 1.05 की पावर 6, यानी ये अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होगी हमारी टरबाइन की बिफोर 6 ईयर। जो करंट कैरिंग अमाउंट है टरबाइन की जो कि रिक्वायर्ड है टू बी रिप्लेस्ड ऑफ ₹13,43,160 आया, हमारा कितना आया था 13,43,188 आया था, इनका 160 आया है, ओके, वो 28 का राउंडिंग ऑफ के कारण डिफरेंस आया। तो वो करने के बाद में वो रिड्यूस की इन्होंने 33,57 से, तो इनकी ये वाली वैल्यू आई, और उसके बाद में इन्होंने कहा कि 71,56,840 है वो इनकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। हमने कहा 71,56,812 लिया है, इन्होंने क्या कर लिया है उसी को राउंडिंग ऑफ के कारण 840 लिया है बस। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इतनी थी जो कि इतने से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिड्यूस हो गई थी, तो वो 40 लाख कैसे आया है वो ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया। तो ये पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था हमारा। ये क्वेश्चन किस में से था, हमारा रिप्लेसमेंट वाले में से, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर कंपोनेंट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे अपन विनस लिमिटेड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। विनस लिमिटेड एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, यह ओन करता है कंसिडरेबल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स को, ग्रेट, जैसे कि फैक्ट्री को ओन करता है, वेयर हाउस को ओन करता है, एंड ऑफिस बिल्डिंग को ओन करता है बहुत सारी कैपिटल सिटीज़ के अंदर। जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है वो लोकेटेड है इंडस्ट्रियल जोन्स में, वेयर एज द ऑफिस बिल्डिंग्स आर इन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटीज़, ओके। मतलब ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स है ना वो तो सारे इंडस्ट्रियल, मतलब जो भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है वो इंडस्ट्री जोन में है, और जो ऑफिस बिल्डिंग है वो सेंटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ग्रेट, मतलब सिटी के बीच में है। विनस लिमिटेड के मैनेजमेंट यह इंडिया 16 अप्लाई करना चाहते हैं, रिवोल्यूशन मॉडल किसके ऊपर, टू ऑफिस बिल्डिंग पे, एंड कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। तो देखो यहाँ पे बिल्डिंग के 2 क्लास आए हैं, ओके। मैंने जब आपको इंडिया 16 का रिवीजन कराया तब भी बताया था कि जब आप मेथड चूज़ करते हो ना कि आपको कॉस्ट मॉडल पे जाना है, ओके, या फिर रिवोल्यूशन में जाना है, तो आप सेम क्लास ऑफ असेट के लिए है वो सेम मेथड अप्लाई करोगे, ओके, सेम क्लास ऑफ असेट के लिए। अब यहाँ पे देखो सेम क्लास और सेम नेचर होना चाहिए। अब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, ठीक है, वो एक डिफरेंट क्लास है यहाँ पे, एंड ऑफिस बिल्डिंग अलग ही है। क्यों? क्योंकि इनका क्लास अलग कैसे है, बिकॉज इनका नेचर जो है ना यूज़ का वो पूरा डिफरेंट है,
ओके, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन होने वाला है, फैक्ट्री रन करेगी, गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, जबकि ऑफिस में सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम होगा। तो दोनों का नेचर कम्प्लीटली अलग है, तो दोनों के ऊपर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब सेम क्लास ऑफ अगर होती ना, एग्जाम्पल के लिए अगर इंडस्ट्री के अंदर ही उनके पास में 10 बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उन सब पे फिर रिवोल्यूशन मॉडल ही लगेगा, मतलब एक मेथड ही लगेगा जो वो चूज़ कर लेते हैं। अंडरस्टूड। वेनिस लिमिटेड का मैनेजमेंट है वो अप्लाई करते हैं रिवोल्यूशन मॉडल ओनली टू द ऑफिस बिल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑफिस बिल्डिंग है वो क्लियरली डिस्टिंग्विश की जा सकती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन, नेचर एंड देयर जनरल लोकेशन। तो इनके बेसिस पे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इंडेज 16 आपको परमिट करता है कि आप क्लास बाय क्लास बेसिस है वो क्या करोगे, रिवैल्यू कर सकते हो। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिल्डिंग है वो इनेबल करते हैं देम टू बी क्लासिफाइड एज डिफरेंट पीपी क्लासेस, वो डिफरेंट पीपी क्लासेस हो गया, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट मेजरमेंट मॉडल लगेंगे एंड देयरफॉर बी अप्लाइड टू दीज क्लास फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, ऑल प्रॉपर्टीज़ है वो विद इन द क्लास ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है एंड मस्ट देयरफॉर बी कैरिड एट ए रिवैल्यूड अमाउंट। इसीलिए सेपरेट डिस्क्लोजर है इन दो क्लासेस का, वो ज़रूर दिया जाना चाहिए एज पर पैरा 73 ऑफ इंडिया 16। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, 3 बोलता है कि आपकी इन्वेंट्री 20,000 की है इंडियस 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडियस 2 कैसे करता है, कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो भी लोअर हो। ओके, अज्यूम्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी टू बी अकाउंटेड एज पीपी, तो उन्होंने कुछ सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है प्रॉपर्टी को। ओके, तो ये हमेशा किस पे आएगा, कॉस्ट के ऊपर आनी चाहिए इन्वेंट्री की अकाउंटिंग। जो कॉस्ट है पीपी की अदर देन इन्वेंट्री वो 80,000 रुपये है। वेदर इन्वेंट्री कॉस्ट नीड टू बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ पीपी, यस डेफिनेटली करना चाहिए। फाइंड आउट कीजिए कॉस्ट कितनी है पीपी की एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन कितना है। डेप्रिसिएशन तो अपन को ईयर नहीं बता रखे हैं, तो अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितने साल तक वो पीपी चलने वाली है। कोई बात नहीं, 80,000 प्लस 20,000 ये तो हो गई पीपी की कॉस्ट। ठीक है, और एग्जांपल के लिए मान लो 5 ईयर की लाइफ है, यहाँ पे मेरे को दिख क्यों नहीं रहा, लिख लेना वरना। ओके, 5 ईयर की लाइफ है तो यहाँ पे 20,000 हर ईयर क्या आ जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाई 5 साल, 20,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि एक ऑपरेटिंग लीज है वो अलाउ करती है टेनेंट को XYZ लिमिटेड को टू टेलर द प्रॉपर्टी टू मीट इट्स स्पेसिफिक नीड्स बाय बिल्डिंग एन एडिशनल इंटरनल वॉल। ओके, आपको एक एडिशनल इंटरनल वॉल बनानी है और इसके लिए आपको प्रॉपर्टी जो है टेलर द प्रॉपर्टी टू मीट्स इट्स स्पेसिफिक नीड्स बट एन कंडीशन दैट टेनेंट रिटर्न्स द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स ओरिजिनल स्टेट। यानी ये कौन सा हो गया आपको पता है, ये जो अपन ने डी रोल वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, वो वाली बात हो गई है कि आपने ले ली प्रॉपर्टी लेकिन अब आपको ओरिजिनल की तरह करके देनी पड़ेगी। तो जब आपने ली है, ओके, और जब आप रिटर्न करो, आपने यहाँ पे ली है, ओके, और यहाँ पे आप रिटर्न करने वाले हो, तो रिटर्न करोगे तब आपको ओरिजिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और तब आपका कुछ अमाउंट का खर्चा लगने वाला है। ये जो खर्चा है ना, ये भी आपकी पीपी की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा इस डेट को। अब इसको कैसे अकाउंट फॉर करना है वो अपन डी रोल के प्रोविजन में सीखे थे, अभी देखो इस क्वेश्चन में भी देखते हैं। सी जो इनिशियल डिसमेंटलिंग द इंटरनल वॉल XYZ लिमिटेड ने इनकर किया 25 लाख रुपए की कॉस्ट को ऑन द बिल्डिंग एंड वॉल एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल वॉल। अब देखो ये डी रोल की कॉस्ट है लेकिन इसने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करके दे दिया, मतलब आज के दिन ही उसकी 10 लाख रुपए की वॉल की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दिया। तो 25 प्लस 10 यहाँ पे 35 लाख रुपए क्या हो जाएगी, 25 तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और 10 लाख जब वो छोड़ के जाएगा ना तब उसको इनकर करने पड़ेंगे और वो आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, तो 35 लाख रुपए की यहाँ पे उसकी एसेट बुक हो जाएगी। अंडरस्टूड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मून लिमिटेड का है, जो कि इनकर करती है कॉस्ट इन रिलेशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू फैक्ट्री। नई फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रही है और साथ साथ में आपको ये डिटेल्स दे रखी है। साइट प्रिपरेशन, देखो कॉस्ट जब अपन पीपी की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना तो कौन सी कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, जो कि इनकर की गई हो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो एसेट के लिए टू द लोकेशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट।
ओके। तो मैनेजमेंट जहाँ तक चाहता है ना, वहाँ पे प्रॉपर्टी को लाने तक और उसको बनाने तक के जितने खर्चे हैं वो सारे के सारे जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एसेट को, वो सारे के सारे कैपिटलाइज होते हैं। अब यहाँ पे साइट को प्रिपेयर कर रहा है, ओके। ये रेडी टू यूज से पहले क्या है, सारे खर्चे साइट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये कैपिटलाइज। मटेरियल कैपिटलाइज। लेबर जिसमें 10,000 इनकर हुए ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, तो स्ट्राइक में तो उसका कुछ काम हुआ नहीं होगा, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो 10,000 न होके यहाँ पे कितना होगा, ये 1160,000 है ना, तो 1150 ही होगा। उसके बाद में टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन फैक्ट्री। बहुत सारी प्रोसेसेस होती है काम पे फैक्ट्री के अंदर, तो सारी की सारी इंक्लूडेबल है। कंसल्टेंसी फीस की है। इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट कैसे इंस्टॉल करना है इसके लिए कोई आके एडवाइस करके गया है, तो ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ये भी कैपिटलाइज होगी। रिलोकेट किया है स्टाफ को। अब देखो क्या हुआ कि हम यहाँ पे नई फैक्ट्री लेके आए ना, तो क्या हुआ कि पुरानी फैक्ट्री से स्टाफ को बुलाया, तो उनका बस का, ट्रांसपोर्टेशन का, घर का, सबका खर्चा पड़ा, तो वो तो यार नहीं, वो तो कोई रेलिवेंट खर्चा नहीं है, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है कि मशीन को स्टार्ट या फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी था क्या, ओके। तो ये नहीं होगा। अपन ने पढ़ा भी था कि रिलोकेशन वाला खर्चा नहीं होता है। जनरल ओवरहेड है, नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेंटल क्या आएगी, हाँ ये आ गया आपका डी रोल, यानी कि डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन लाइबिलिटी आपकी 200 की है और वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे दे रखी है, तो ये हो जाएगी। मतलब क्या क्या कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, 150, 2000, 1150, 200, 300 और 200, ये कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज होगी। तो 150 प्लस 2000 प्लस 1150 प्लस 200, 300, 500, ओके 500, 200, 700, तो 4000 की कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज होगी यहाँ पे। सीधा आंसर 4000। डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि 1 अप्रैल 2001 की बात है, XYZ लिमिटेड ने एक मशीन एक्वायर की है फॉलोइंग टर्म्स पे। आखिर क्या टर्म्स हैं, वो कहता है कि मशीन जो है ना उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, 80 लाख रुपए है, इम्पोर्ट ड्यूटी 5 लाख रुपए है, ओके। अब देखो अपन ने कॉस्ट में पढ़ा था कि नॉन रिफंडेबल अगर टैक्सेस भी हो ना, नॉन रिफंडेबल, तो वो भी ऐड होंगे, ओके, कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो ये हो गई, ये हो गई, डिलीवरी की फ़ीस भी हो गई, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आएगी, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग भी आएगी, 5 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये मशीन को रेडी टू यूज़ करने के लिए नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ओके। इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन, इसको एक ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का ऑन द इनिशियल लिस्ट प्राइस, ओके। मतलब इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिला है, यानी कि 8 लाख का डिस्काउंट इधर मिल गया, वाह। तो ये रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू, ओके। एंड सेटलमेंट डिस्काउंट मिलेगा 5% पे, अगर पेमेंट है मशीनरी का वो 1 महीने ऑफ परचेज के अंदर कर दिया जाएगा। तो ये तो सेटलमेंट डिस्काउंट तो इसका पार्ट नहीं होता है, ये तो आपको फाइनेंशियली पर्पज से डिस्काउंट किया गया है, ओके। तो ये पीपी का कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ऊपर वाला बन जाएगा। तो 80 लाख में से 8 लाख गए तो 72 लाख, उसके बाद में 5 लाख ऐड कर दो, फिर 1 लाख, फिर 10 और 4 14 लाख, तो टोटल 92 लाख रुपीज़ है वो इसकी कॉस्ट आनी चाहिए। सॉरी, ओके। सेटलमेंट डिस्काउंट जो मिला है ना वो आपका पीएनएल के अंदर चला जाएगा, गॉट इट। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्स लिमिटेड का है, कि आप कीजिए, कैलकुलेट कीजिए बिल्डिंग की टेंजिबल नॉन करंट एसेट जो है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो एक्स लिमिटेड ने ना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था बिल्डिंग का ऑन इट्स ओन यूज़ ऑन 1 अप्रैल 2000। जो फॉलोइंग कॉस्ट है वो इनकर हुई थी क्या क्या, एक तो परचेज प्राइस थी, लैंड की पार्ट बनेगी, ये भी पार्ट बनेगा, आर्किटेक्ट फी भी पार्ट बनेगा, साइट प्रिपरेशन भी पार्ट, मटेरियल भी पार्ट, लेबर भी पार्ट, लेकिन ओवरहेड नहीं बनेगा। साथ में बोल रहा है कि जो मटेरियल था ना 10 लाख में से, उसमें से 1 लाख का जो कॉस्टिंग का था वो स्पॉइल हो गया था और वो वेस्ट हो गया था, ठीक है। तो इसमें से 1 लाख घटा देना है आपको, तो 9 लाख ही कैपिटलाइज होगा। साथ में 1.5 लाख का था ना वो फॉल्टी डिज़ाइन वर्क के ऊपर गया, तो वो भी अब नॉर्मल खर्चा है, तो वो 1.5 लाख भी रिड्यूस कर दो। As a result of these problems, work on building was stopped for 2 weeks during November 2020. ओके, तो ये बोल रहा है कि इसके कारण क्या हुआ, जो वर्क था ना बिल्डिंग का वो 2 हफ्ते तक रुका रहा, और इसके कारण 22,000 की लेबर कॉस्ट भी उस पीरियड से रिलेट कर दिया। तो भाई 22,000 की लेबर कॉस्ट भी इधर से रिड्यूस कर दो, ओके।
बिल्डिंग है वो कंप्लीट हुई थी 1 जनवरी 2001 को एंड ब्रोट इन यूज़, और 1 अप्रैल से चालू हो गई। तो कंप्लीट कब हो गई थी? 1 जनवरी को ही। ओके, एक्स लिमिटेड ने एक लोन ले रखा है, तो ये इसी पर्पज़ से अपन को ध्यान देना है कि स्टार्ट कब हुई थी? 1 अप्रैल 2000 को, 1/4/2000 को, और कंप्लीट कब हो गई थी? 1 जनवरी 2001 को। तो बताओ कितने महीने यूज़ हुआ? ये 9 मंथ का पीरियड है वो इसमें लगा है। ओके ओके, एक्स लिमिटेड ने 40 लाख का लोन लिया था, यहाँ पे 40 लाख का लोन लिया था इन्होंने। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2000 को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जो लोन है वो इंटरेस्ट रेट कैरी करता है 8% पर एनएम की, एंड वो रीपेबल है ऑन 1 अप्रैल 2002। ओके ओके, अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे दे रखी है आपको कि एक्स लिमिटेड ने ना जो लोन लिया है वो 40 लाख का लिया है, और वो स्पेसिफिकली बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए है। तो ये जनरल लोन नहीं है, ये स्पेसिफिक लोन है। ओके, तो टिल द टाइम ऑफ कंप्लीशन, वहाँ तक मतलब जिस दिन तक ये कंप्लीट हो रहा है ना, एग्जांपल के लिए यहाँ पे हो रहा है आपका 1 जनवरी 2001, तो इस दिन तक का जितना इंटरेस्ट होगा वो सारा कैपिटलाइज होगा, और कोई इंटरेस्ट इनकम भी होगी तो वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे 8% की इंटरेस्ट रेट है, 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 40 लाख इंटू 8% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 2,40,000 की अमाउंट। ये भी क्या हो जाएगी? बोरोइंग कॉस्ट, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितने हैं? तो देखो सीधा सबको ऐड करना है, 30 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000। अब यहाँ पे मटेरियल में कितना लूँगा मैं? 10 में से 2.5 लाख गए तो 7.5 लाख, और लेबर में से 4 लाख ऐड करके 22,000 रिड्यूस कर दूंगा। उसके बाद में 2,40,000 भी ऐड कर दूंगा, तो ये आ गया मेरा 48,18,000 रुपये। अब देखते हैं आंसर में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इन्होंने इंटरेस्ट भी नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि उन्होंने कहा कि बिल्डिंग इज़ नॉट ए सब्सटेंशियल पीरियड। तो देखो मैंने आपको इंडेस 23 करते टाइम भी बताया था कि ना, इंडेस कहीं पे भी नहीं बोलता है कि यहाँ पे ये सब्सटेंशियल पीरियड है या नहीं है, कि सब्सटेंशियल पीरियड क्या होगा। ओके, जब एएस था ना वहाँ पे तो बोलता था कि 12 मंथ होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट होने के लिए सब्सटेंशियल पीरियड की कोई डेफिनेशन नहीं दिया। अगर आपके ओवरव्यू में, अगर आपकी जजमेंट के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंशियल पीरियड है ना, तो आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। तो इसमें वही कितनी बोरिंग कॉस्ट आई थी हमारी ऊपर, और 2,40,000 वो रिड्यूस कर दूंगा, तो आ गया 45,78,000। तो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया, ये बोलते हुए कि यहाँ पे ये अज्यूम किया हमने कि जो सब्सटेंशियल पीरियड नहीं है और इसीलिए ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। आप नोट दे सकते हो कि मैं इसको क्वालिफाइंग पीरियड मान रहा हूँ, सब्सटेंशियल पीरियड मान रहा हूँ, तो मेरी क्वालिफाइंग एसेट है, क्योंकि 9 मंथ भी मोर देन। अगर आप आगे देखोगे ना तो उसमें 9 मंथ का इक्वेशन आया है, उसमें इंस्टीट्यूट ने मान रखा है कि ये क्वालिफाइंग एसेट है। ओके, सब्सटेंशियल पीरियड है, तो हम उसका क्या करेंगे? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे। अभी आगे आ ही जाएगा वो क्वेश्चन भी, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा नोट देना है कि आपने क्या माना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। कुछ ज़्यादा ही बड़ा सा दिख रहा है। सी, 1 अप्रैल 2001 को सन लिमिटेड ने परचेज़ की है कुछ ज़मीन। हाँ, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 जगह आ रखा होगा, फिर कोई बात नहीं। ये 8वां क्वेश्चन है ना, ये वाला वही है, मतलब आगे एक और क्वेश्चन आएगा, ये सेम डिटो क्वेश्चन है। सन लिमिटेड ने ना वो 10 मिलियन की, यहाँ पे मैं इसको साथ साथ में सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। सी, क्वेश्चन नंबर 9 है या 8 है? 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सन लिमिटेड ने है वो एक लैंड अक्वायर किया 10 मिलियन की, जिसपे उसने 1 मिलियन का लीगल कॉस्ट भी इंक्लूड किया था, जो कि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस ऑन 1 मई 2001। सन लिमिटेड ने जो है वो यहाँ पे वर्क कमेंस कर दिया था 1 मई को, और साथ में ये वाली कॉस्ट इनकर कर दी थी। क्या? एक तो प्रिपेयरिंग एंड लेवलिंग की थी एसेट की। सी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ लैंड। ओके, और ये रुपीज़ में ले रहा हूँ मैं, तो वो मिलियंस है ना, तो उसको रुपए में कन्वर्ट कर लूँगा। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए होते हैं। ओके, तो ये कॉस्ट ऑफ लैंड आ गई।
ओके, ये तो आ गया एक पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है, इसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है, तो बिल्डिंग के रिगार्डिंग क्या कॉस्ट आ रही है वो वाली कॉस्ट अपन को देखना है। ओके, यहाँ पे प्रिपेयरिंग एंड लेवलिंग की कॉस्ट आने वाली है। प्रिपेयरिंग एंड लेवलिंग के ऊपर कितना खर्चा आएगा हमारा, 3 लाख रुपए का। अब समझ आ गया ना मैंने इसको मिलियंस को रुपए में क्यों कन्वर्ट किया था, क्योंकि आगे वाली अमाउंट रुपीज़ में आ रही है। ठीक है, मटेरियल परचेज किया था कंस्ट्रक्शन के पर्पज से, वो था 6.8 मिलियन, यानी कि 6.08 यानी 60,80,000 रुपये का। इतना मैंने मटेरियल परचेज किया था, ग्रेड। साथ में एम्प्लॉई कॉस्ट, अब एम्प्लॉई कॉस्ट कितनी होगी ये हमें ये नहीं बताया, हमें तो ये बोला है कि यहाँ पे 2 लाख रुपए पर मंथ है। ओके, तो 2 लाख रुपए पर मंथ है, तो देखो कितने महीने इन्होंने काम किया है वो वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगी, राइट। उसके बाद में आया ओवरहेड कॉस्ट कितनी है डायरेक्टली टू द ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री। ये ओवरहेड कॉस्ट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इसने बोला ये डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी है, इसलिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। दैट इज़ अगेन 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो अगेन हमको कुछ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डाल के छोड़ देते हैं 1 लाख पर मंथ, मतलब जितने मंथ होंगे उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद में आपको बोला है कि ऑनगोइंग ओवरहेड कॉस्ट जो कि अलोकेट की गई है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को, मतलब इनके जनरल ओवरहेड है और इन्होंने क्या कहा कि इसमें से नॉर्मली हम अलोकेट करेंगे ना फैक्ट्री को तो 50,000 पर मंथ है, तो ये तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। इनकम जो आपने रिसीव किया है टेम्प्रेरी यूज़ ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइजेस से एज ए कार पार्किंग लॉट, तो आपने कहा क्या किया यहाँ पे 50,000 रुपये की ये इनकम अर्न करी है, ग्रेट। तो ये अपन रिड्यूस कर देते हैं एसेट की कॉस्ट से, या नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी इसका एक बार ट्रीटमेंट मैं छोड़ रहा हूँ, आप सोचो इसका दिमाग क्या होगा। कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग एम्प्लॉय, अब रिलोकेट करने का खर्चा होगा क्या, अभी भी क्वेश्चन में करके आए, ये भी नहीं होगा। ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि स्टार्टिंग जैसे ही आपकी फैक्ट्री बन के रेडी हो गई, आपने कुछ पूजा वूजा रखवाई है, तो उसकी भी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी क्या, नहीं होगी। ओके, तो ये दोनों भी खर्चे लास्ट वाले नहीं होंगे, अंडरस्टूड। तो अभी तक सिर्फ इतने खर्चे की डिटेल अपन को मिली है। फैक्ट्री कंप्लीट हुई थी 30 नवंबर 2001 को, ओके, और स्टार्ट कब हुई थी, सी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेट ऑफ स्टार्टिंग एंड डेट ऑफ कंप्लीशन, ये दे रखी है अपन को 30 नवंबर, ओके। एंड स्टार्ट कब हुई थी, इसने कहा 1 अप्रैल को तो आपने लैंड खरीदी थी, तो डेट ऑफ एक्विजिशन ये थी 1 अप्रैल, ओके। और जब आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हुआ वो 1 मई को हुआ, यानी कि 1 मई को आपका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, ओके। 30 नवंबर को कंप्लीट हो गया, तो बताओ कितने टाइम के लिए चला ये कंस्ट्रक्शन, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो कितने महीने हो गए टोटल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, टोटल हो गए 7 मंथ, मतलब 7 मंथ तक आपका कंस्ट्रक्शन चालू रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी 7 मंथ और यहाँ पे भी 7 मंथ मैं ले लेता हूँ, तो ये कितने हो गए मेरे 14 लाख रुपए, और ये कितने हो गए मेरे 7 लाख रुपए अभी के अकॉर्डिंग। कोई नहीं, अब आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये बोल रहा है कि फैक्ट्री कंप्लीट हो गई 30 नवंबर को और प्रोडक्शन 1 फरवरी 2002 से स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़फुल लाइफ जो है ना फैक्ट्री बिल्डिंग की वो 40 साल एस्टिमेट किया है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये एक और अच्छा झोल है, ओके। यूज़फुल लाइफ फैक्ट्री बिल्डिंग कितनी है, 40 ईयर्स, ग्रेट। एक चीज़ बताओ, लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, तो लैंड की कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, राइट। फैक्ट्री बिल्डिंग की कितनी है, 40 साल है, ओके। हाउ एवर इट इज़ एस्टिमेटेड कि जो रूफ होगी ना,
जो फैक्ट्री बिल्डिंग में रूफ लगी है, छत जो लगी हुई है, वो आपको 20 साल में रिप्लेस करानी पड़ेगी। तो फैक्ट्री बिल्डिंग में मैं क्या कर देता हूँ, 2 पार्ट कर देता हूँ, एक तो करता हूँ रूफ का और एक करता हूँ अदर का। इसकी लाइफ कितनी है, 20 ईयर होगी, बाकी की कितनी है, 40 ईयर्स। समझ गए? तो ये वाला यहाँ से हट गया, इस तरह से ये हो गया। मतलब कि इस वाले पोर्शन पे जो लगेगा ना वो 20 ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, इस वाली कॉस्ट के ऊपर जो लगेगा वो 40 ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, और इसकी जो कॉस्ट होगी उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, राइट। ओके, जो डेट ऑफ कंप्लीशन है एंड द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग द रूफ एट करंट प्राइस है वो 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट होगी ऑफ द बिल्डिंग। क्या होगी, 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। अब इसने क्या कहा कि जो मेरी रूफ की कॉस्ट आएगी ना, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई रूफ की कितनी कॉस्ट आ रही है। तो ये कह रहा है कि रूफ की जो कॉस्ट होगी ना वो 30% होगी, किसकी, जो टोटल कॉस्ट फैक्ट्री बिल्डिंग की आएगी। ओके, जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होगी ना उसकी 30% होगी। समझ गए? इसकी रूफ 30% होगी। गॉट इट? तो मतलब ये कितना होगा, ये होगा मेरा 70%। ग्रेट। अब ये बोल रहा है एट द एंड ऑफ 40 ईयर पीरियड सन लिमिटेड के पास में लीगली इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन है टू डेमोलिश द कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड रिस्टोर द, मतलब डी रोल की लाइबिलिटी है यहाँ पे बात कर रहा है, डी रोल की जो लाइबिलिटी है उसकी यहाँ पे बात कर रहा है। तो सी, डायरेक्टर ने एस्टिमेट कितना किया है यहाँ पे कि जो कॉस्ट आएगी ना डिमोलिशन की वो 40 ईयर के टाइम में आएगी 20 मिलियन की। ओके, और जो 8% से 40 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो भी इन्होंने निकाल के दे दिया 0.046, यानी 20 मिलियन है वो 20 साल बाद में कॉस्ट, 40 साल बाद में कॉस्ट आएगी, और 8% से इन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कैलकुलेट करके दे दिया आपको कि 0.046 आएगा। तो 20 मिलियन को आप डायरेक्टली 0.046 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 0.92 मिलियन, और 0.92 मिलियन है, मिलियन को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, ये आ गया आपका 9,20,000 की आपकी क्या आ जाएगी, डी रोल की कॉस्ट। क्या ये भी एसेट का कॉस्ट का पार्ट बनेगी? हाँ बनेगी। और ये किसका कॉस्ट का पार्ट है? बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट है। सी, यहाँ पे आपकी क्या होगी, डी रोल की कॉस्ट आ गई है, वो भी कितनी, 9,20,000 रुपीज़। ग्रेट। अपना ये पेरा हो गया अच्छे से, ये पेरा भी बाकी है क्योंकि अभी तक अपने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट नहीं देखा है। ऊपर वाले में हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस ये एक गोला वाला बाकी है, बाकी सारा ऊपर का डाटा हो चुका है अपना। ओके, अब आता है नीचे लास्ट में एक लाइन दे रखी है कि इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए फैक्ट्री का वो पार्टली फाइनेंस की गई है एक लोन के द्वारा ऑफ 17.5 मिलियन, जो कि 1 अप्रैल 2001 को लिया था। मतलब जिस दिन इन्होंने यहाँ पे देखो, जिस दिन उन्होंने ये जो डेट ऑफ एक्विजिशन है इनकी 1 अप्रैल, जिस दिन उन्होंने लैंड खरीदी उसी दिन उन्होंने 17.5 मिलियन का क्या ले लिया, लोन भी लिया था। ओके, लोन लिया, तो अब इंडिया 23 पिक्चर में आ जाएगा, और इस पर मेरे को बोरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। अब बोरिंग कॉस्ट को कितना कैपिटलाइज करूँगा, ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे पिक्चर में आ गया है। ओके, द लोन वाज एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%, और 6% की एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इनके ऊपर है। ओके, तो 17.5 मिलियन इंटू 6% करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। इसके ऊपर इन्होंने इन्वेस्टमेंट इनकम भी रिसीव की थी 1 लाख रुपए की, तो ये यहाँ पे स्पेसिफिक बोरिंग है ना। हाँ, तो स्पेसिफिक बोरिंग्स के अंदर मैं टिल द टाइम ऑफ कंप्लीशन सारी इंटरेस्ट कॉस्ट कंसिडर करता हूँ। ओके, और उस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम आती है तो वो भी रिड्यूस करता हूँ। तो 17.5 इंटू मिलियन में है तो 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो 1,75,00,000 रुपये हुए, मल्टीप्लाई बाई किया 6% से तो कितनी आई, 10,50,000 की इंटरेस्ट कॉस्ट थी, और उसमें से 1 लाख रुपए का मेरा क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट इनकम आया। तो अल्टीमेटली मेरी नेट बोरिंग कॉस्ट कितनी आई, जो कि मेरे को कैपिटलाइज करनी पड़ेगी, वही 9,50,000 रुपये की। लेकिन नहीं, रुको, ये तो मैंने पूरे साल की ले ली, और मेरी बिल्डिंग कब कंप्लीट हो गई थी, 31 जनवरी को ही हो गई थी ना नहीं, 30 नवंबर को ही हो गई थी। तो 30 नवंबर तक का इंटरेस्ट कितना होगा ये भी देखो। तो इसको पीरियडिकली अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा,
तो 10,50,000 मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको, टोटल 30 नवंबर तक हो गए थे मेरे 8 महीने, डिवाइड बाई 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, तो 7 लाख रुपए कुछ आए थे। तो यहाँ पे फिर मैं कितना लूँगा, तो इक्वल टू आया 7 लाख रुपए, और उस पर मेरे को इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई थी 1 लाख रुपए की। तो क्या 6 लाख रुपए मैं कैपिटलाइज करूँगा क्या, बताओ, क्या मैं इतनी अमाउंट कैपिटलाइज करूँगा या नहीं करूँगा? थोड़ा एनालिटिकल करते रहो करो अपने अकॉर्डिंग, ओके। तब दिमाग में आएगा कि आखिर बोरिंग कॉस्ट कितनी मेरे को कैपिटलाइज करनी थी, कौन सी डेट से लेनी थी। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेरा चालू तो 1 मई से हुआ था, पहले तो सिर्फ 10 मिलियन लगे थे, तो फिर मैं पूरे पे क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट है वो स्पेसिफिक बोरिंग्स है, और स्पेसिफिक बोरिंग्स के अंदर हमेशा, स्पेसिफिक बोरिंग्स में हमेशा टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन जो है, मतलब डेट ऑफ सीजेशन है, वहाँ तक की इंटरेस्ट कॉस्ट आप लेते हो और इन्वेस्टमेंट इनकम को भी रिड्यूस कर देते हो। जनरल बोरिंग्स होती तो आपने जितना एक्चुअल में एक्सपेंडिचर जब किया होता ना, तब से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होता। तो सी यहाँ पे भी एक बार आंसर में देख लो कि इन्होंने कितना किया है। यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट इन्होंने ली है 612.50 लाख रुपए, ओके, और वो भी इन्होंने 7 मंथ के पीरियड की इंटरेस्ट कॉस्ट ले रखी है। 7 मंथ बोले तो 1 मई से 30 नवंबर तक, क्योंकि एक्चुअल में जो बोरिंग कॉस्ट है वो कब से स्टार्ट होगी, जो आपकी 1 मई, जब जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। लैंड लेना कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं था, और ना ही वो क्वालिफाइंग एसेट है, वो तो आपने 1 मिनट में ले ली थी। क्वालिफाइंग एसेट यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग है, और जो कि 1 मई से स्टार्ट हुआ, तो 1 मई से 30 नवंबर का, यानी कि सिर्फ 7 मंथ का आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ ताकि आपका माइंड खुले कि क्योंकि जब तक अपन गलत नहीं करते तब तक अपन को सही का आइडिया नहीं लगता। तो ये आया मेरा 6,12,500 रुपये, ओके। अब बिकॉज ये मैंने ओवर द पीरियड सारी अमाउंट के लिए ले रखा था, यहाँ पे मेरे को इसमें से 1 लाख रुपए भी रिड्यूस हो जाएगा, और ये मेरा नेट 5,12,500 ही यहाँ पे कैपिटलाइजेशन होगा, राइट। सी यहाँ पे 6,12,500 इन्होंने डेबिट किया, 100 क्रेडिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट कितना आया, 5,12,500 का ही आया, ओके। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ले लिया बोरिंग कॉस्ट 5,12,500 सॉरी। अब देखो यहाँ पे मेरे को टोटल कैलकुलेट करके बताओ कितना रुपए हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन में से है वैसे पीपी का। 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ प्लस 3 लाख प्लस 60,80,000 प्लस 14 लाख प्लस 7 लाख प्लस 9,20,000 प्लस 5,12,500, तो ये आया मेरा 1,99,12,500। यह है मेरा कितना, 1,99,12,500 रुपये। ये मेरी क्या आई है, कॉस्ट ऑफ पीपीई आ गई है अभी के लिए। अभी मैं इसको थोड़ा नीचे लेके चला जाता हूँ, जो मेरा ये वाला डाटा है, क्योंकि ये मेरा कहाँ पे यूज़ होने वाला है, डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट करूँगा ना, तभी मेरा डाटा काम आने वाला है, राइट। हाँ, तो अभी मेरा एक पार्ट ख़त्म हो गया है, ओके। यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ पीपीई जरूर निकालिए कि कॉस्ट क्या आएगी मेरी इसकी, ओके। अब मैं यहाँ पे मेरी कॉस्ट निकल गई है, अब मेरे को क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ओके। अब यहाँ पे मेरे को कॉस्ट को अगेन सेपरेट करना पड़ेगा। फैक्ट्री की कितनी है कॉस्ट, ये आई मेरी 99,12,500, और लैंड कितने की है, लैंड है मेरी 1 करोड़ की, ये अपन ने ऊपर ही देख रखा है, ओके। अब 99 लाख ये सेपरेट क्यों करा, क्योंकि मेरे को रूफ का और अदर वाले का एलिमेंट निकालना है, ओके। अब 99,12,500 है, इसकी लैंग्वेज पढ़ो एक बार वापस से ऊपर जाके। यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ है एट करेंट प्राइसेस, वो 30% हो गई टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग के। बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट कितनी है, 99,12,500, तो इसका 30% कितना हुआ, ये आया इंटू 30%, तो ये आया 29,37,73 एंड 750 रुपीज़, राइट। और अगर ये 29,73,750 है तो माइनस 99,12500, तो ये आ गया मेरा 69,38,750।
तो ये इनकी कॉस्ट का पार्ट है। अब बताओ ये वाली जो अमाउंट है इसको मैं 20 ईयर में राइट ऑफ करूँगा और ये वाली को 40 ईयर में राइट ऑफ करूँगा, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा इसका 1 साल का। ओके, तो इसको मैं कर देता हूँ 40 साल से डिवाइड 69 वाले को, तो इसकी तो आ रही है 173,469 रुपीज़। ओके, और जो मेरा ऊपर वाला है 29,73,750 डिवाइड बाई किया मैंने 20 ईयर्स, तो ये आ गया मेरा 1,48,688 रुपीज़। तो टोटल डेप्रिसिएशन, लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नॉर्मली होगा ही नहीं, तो बताओ टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा 173,469 प्लस, तो ये आ गया 3,22,157 रुपीज़। ओके, अब 1 साल बाद में फिर असेट की कैरिंग अमाउंट क्या होगी बताऊँ, तो मैं कहूँ कि 1,99,12,500। अब इसकी एंट्री भी क्या होगी, एंट्री दिखा देता हूँ मैं आपको। पहली, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा। ओके, टू वो सारे खर्चे हो जाएंगे मेरे। ओके, जो ऊपर ऊपर आए थे सभी खर्चों से ही इतने इतने से डेबिट हो जाएगी। वैल्यू क्या आएगी 199,12500। ओके, उसके बाद में सेकेंड एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट टू पीपी। ये कितना आएगा, डेप्रिसिएशन कितना था 322,157। ₹3,22,157 रुपीज़, राइट। तो अब ये एंट्री इनकी हो गई, और इसके बाद में क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू क्या बची पीपी की, वो हो गई 1,99,12,500 माइनस 322,157, तो ये कितनी आई 1,95,90,344 रुपये, राइट। तो ये वैल्यू मेरी यहाँ पे आई, और ये इतना बड़ा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सी, अब अपन देखते हैं अपना सही है या नहीं है। वेट ए मोमेंट, पहले चार्जिंग लगा लेता हूँ लैपटॉप को। ओके, डन। सी, यहाँ पे मेरा कितना आया, कॉस्ट ऑफ पीपी इतना ही आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग की कॉस्ट इतनी ही आई थी। ओके, हाँ, अभी अपन ने एक गलती और कर दी। गलती क्या किया कि फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन अपन ने पूरा 12 मंथ का कैलकुलेट कर लिया है जोश में। ओके, ये मेरे को दिमाग में तो था बट मैं भी भूल गया अभी। ओके, अपन को पीपी पे डिप्रिसिएशन कितने पीरियड के लिए लगाना है, यहाँ पे अपनी 30 नवंबर को बन के रेडी हो गई थी। ओके, और 31 मार्च के दिन पहली बैलेंस शीट बनेगी, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने टाइम के लिए लगेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 4 मंथ का ही डेप्रिसिएशन अपन को लगाना है। तो जो भी मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया था ना, मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 12 और करना पड़ेगा उसको। ओके, तो यहाँ पे फिर, या फिर इसको भी मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो ये मेरी अमाउंट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एक्चुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 148,688 इंटू 4 डिवाइड बाई 12। जब इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ना तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। 495,563। ओके, ये एक अमाउंट हो गया। सेकेंड है 173,469 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 किया, तो ये आ गया मेरा 57,823 रुपीज़। ओके, दो अमाउंट आ गई है मेरी यहाँ पे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का टोटल कर देता हूँ मैं, कितना है मेरा, प्लस 563, ये आ गया मेरा 1,07,386 रुपीज़। यहाँ पे मेरा क्या गया, टोटल डेप्रिसिएशन आया, और यहाँ पे फिर यही अमाउंट मेरी रिड्यूस होने वाली है 1,07,386, और इसको रिड्यूस करूँगा 1,07,386 से माइनस 199,12500, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पे मेरा 1,98,05,114 रुपीज़।
ये मेरा पीपी का क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा 31 मार्च के दिन, राइट। तो ये डेप्रिसिएशन का पीरियड भी यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट था, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, 49,560 लिया इसने एंड 57,820 लिया राउंडिंग ऑफ करके, तो 198,0512 198,05,114 है, वो 120 ले लिया इन्होंने, 6 रुपये से बढ़ा दिया है राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पे मेरा ये अमाउंट पूरा मैच हो गया, डन। तो ये क्वेश्चन था पूरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है एबीसी लिमिटेड ने एक नया प्लांट इंस्टॉल किया है एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड इसने इनकर किया ये कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट इनकर किया है कि भाई प्लांट की कॉस्ट क्या है 25 लाख रुपए, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन, देखो कौन कौन सी आपकी इंक्लूड होनी चाहिए, सीधी ये होगी। ओके, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में साइट प्रिपरेशन भी होगी, ये एक्विजिशन के लिए एडवाइस लिया तो भी होगी। इंटरेस्ट चार्ज पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, इन्होंने क्या किया कि असेट को डेफर क्रेडिट पे लिया है। ओके, तो ये इसका रियल पार्ट नहीं है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग कंसिडर नहीं की जाएगी। उसके बाद में एनपीवी क्या आ रही है, एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट की, जो कि इनकर होनी चाहिए आफ्टर 7 ईयर। ठीक है, तो ये तो डी रोल की कॉस्ट है, इनकी डी रोल इंक्लूड होगी, लेकिन ये आफ्टर 7 ईयर है, तो अपन इसकी प्रेजेंट वैल्यू, हाँ ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ही दे रखी है आपको। ओके, तो ये भी इंक्लूड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग लॉसेस फॉर, नहीं लॉसेस क्या होंगे वो डजन पार्ट, ये मेरा कोई पार्ट नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी, एक ये नहीं होगी और एक ये नहीं होगी, बाकी सारी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो 25 लाख, 25 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 7 लाख और ये 3 लाख, तो टोटल हो गई 43 लाख। तो ये मेरी कॉस्ट यहाँ पे कैपिटलाइज होगी सारी। यहाँ पे इन्होंने बोला भी है डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स, यानी कि सप्लायर ऑफ द प्लांट जो भी है ऑफ ₹2 लाख एंड ऑपरेटिंग लॉसेस जो भी आ रहे हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन के, वो 4 लाख रुपए, उनको डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट नहीं माना जाएगा और इसीलिए यह कैपिटलाइज नहीं किए जाएंगे, इनको राइट ऑफ कर देंगे एसओपीएल में इन द पीरियड दे आर इनकर। तो जिस पीरियड में इनकर हुआ उस पीरियड में ये पीएनएल में जाके राइट ऑफ हो जाएंगे, राइट। अब देखो अगला वाला अगेन फाइनेंसिंग कॉस्ट वाला दे रखा है। ओके, फाइनेंशियल एलिमेंट है आपका, ऐसा क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहीं कराया है। ओके, एक आइटम है प्रॉपर्टी का, वो 10 मिलियन में यानी कि 1 करोड़ रुपए के अंदर सोल्ड हो रहा है। ओके, उसके साथ में पेमेंट टर्म क्या है कि आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 2 साल के पीरियड में हमें दे देना 33,33,333 रुपये की, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट है 5.36% पर एनम की। तो शो कीजिए किस तरह से प्रॉपर्टी है वो रिकॉर्ड होगी एज पर इंडिया 16। तो सी यहाँ पे 5.36% है, यहाँ पे बिकॉज इसने अपन को डेफर्ड क्रेडिट दिया है इसलिए इसमें इंटरेस्ट का कॉस्ट का एलिमेंट है। इंटरेस्ट का कॉस्ट का जो एलिमेंट होता है वो अपन पीपी का पार्ट नहीं मानते हैं और इसीलिए उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं, तो बैलेंस को अपन क्या करेंगे, पीपी रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, सी अब यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जो भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन लगता है ना मैं सारे सोल्व करवा रहा हूँ, बाकी जो लगता है कि हाँ बोल के ही हो गया वो, उसमें मतलब फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सी यहाँ पे आप लिखो कि कब कब आपका जा रहा है, डेट दे रखी है आपको 1 अप्रैल 2001, 31/3/2 एंड 31/3/3। तो 1/4/2001, 31/3/2 और 31/3/3 इस दिन मेरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, मतलब आज की डेट में मेरे को 33,33,333 रुपये पे करने हैं, इस दिन भी 33,33,333 पे करने हैं और ये भी मेरे को 33,33 और 333 रुपये पे करने हैं। ओके, जो मेरे को अमाउंट पे करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लूँगा @5.36%, ताकि मैं ये जो भी फ्यूचर में पेमेंट हो रहे ना, अगर ये पेमेंट आज की डेट में होते तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी वो निकाल पाऊँ। ओके, ये मेरे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब तक मेरे को प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता चलेगी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि आज के दिन अगर मैं कॉस्ट खरीदता ना, ये खरीदता ना, तो मेरे को इतने रुपए पड़ते हैं। ओके, तो 1/1.0536 करो। ओके, तो ये आ गई पहले ईयर का जो कि है 0.9491, दूसरे साल का है 0.9008। ठीक है, सॉरी ये उल्टा नहीं हुआ,
मतलब पहले 1 अप्रैल को तो कुछ आएगा ही नहीं ना, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे ले लो, समझ गए। यहाँ पे तो एक ही होगा क्योंकि ये तो एज ऑन द सेम डे ट्रांजेक्शन है, स्पॉट ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू आएगी इसकी तो 33,33,333। इसकी कितनी आ जाएगी 33,33,333 इंटू 0.9491, ये आ गई मेरा 31,63,666 एंड 0.9008, यहाँ पे भी पॉइंट है। ओके, 0.9008 मल्टीप्लाई बाई 33,33,333, तो ये हो गया एम प्लस, ये आया 30,02,666 रुपये। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, इसके ऊपर मैं एसेट को रिकॉग्नाइज करूँगा, ये आ गई मेरी 94,99,666, यानी एक तरह से अगर आप देखो तो 94.99 है, तो इसको 95 रुपीज़ भी आप मान सकते हो। ओके, राउंडिंग ऑफ में ये इतना ही जाएगा, मैंने 4 डिजिट का ही डाटा लिया है तो सिर्फ इतना आया, तो 95 लाख रुपीज़ जा रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गई इसकी 95 लाख रुपीज़ आ गया। तो बताओ पीपी को मैं कितने पे रिकॉग्नाइज करूँगा, एंट्री क्या करूँगा यहाँ पे, जनरलाइज मैं ऐसे करूँगा इसको। ओके, जनरलाइज कैसे करूँगा, सबसे पहले पीपीई अकाउंट डेबिट कितने से करूँगा, दैट इज़ 95 लाख रुपीज़ से। ओके, उसी दिन सेम डे, यानी कि ये कब की एंट्री है 1 अप्रैल 2001 की। ओके, उसी दिन मैं बैंक से पे भी कर रहा हूँ 33 लाख रुपए, तो वो कितने कर दूंगा 33,33,333 और 2 कर दूंगा ट्रेड पेबल कि भाई इतना मेरा पेमेंट बाकी पड़ा है क्रेडिटर को। ओके, कितना रुपए बचा 95 में से ये वाली वैल्यू घटा दो, या फिर आप इन दोनों को टोटल कर दो, बात वही है। ओके, इन दोनों का टोटल भी आप करोगे तो 31,63,666 प्लस 302,666, तो ये आ गई 61,66,667। ओके, ये हो गई बीइंग प्रॉपर्टी acquired on defer पेमेंट बेसिस। अब आगे क्या होगा, आगे कुछ इस तरह से होगा कि जो मेरा ट्रेड पेबल है ना, ओके, उसके अंदर हर साल मैं इंटरेस्ट का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करूँगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब वो किस रेट से, @ 5.36% के रेट से वो रिकॉग्नाइज करूँगा। अकाउंट डेबिट टू मेरा क्या हो जाएगा ट्रेड पेबल अकाउंट, ये कितना जाएगा, इसके ऊपर ये वाली जो वैल्यू है इस पर पहले साल के लिए रिकॉग्नाइज कर लो, 61,666,66 इंटू 5.36%, ये आया मेरा कुछ 3,30,533 रुपये। और ये जो अमाउंट है मेरा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये कहाँ चला जाएगा, ये मेरा चला जाएगा पीएनएल के अंदर। तो पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस 3,30,533 रुपये। तो इस तरह से ये दोनों लेजर आपस में राइट ऑफ हो गए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के, और पीएनएल टू ट्रेड पेबल हो गया, एक तरह से ये इंटरेस्ट चला गया। अब 31/3/2 की एंट्री आई है ये सारी। ओके, एक एंट्री और हो जाएगी जिसके अंदर हम ट्रेड पेबल को डेबिट कर देंगे और टू बैंक कर देंगे, अगेन कितने अमाउंट से 33,33,333 से। ओके, अगेन अगले साल सेम टाइप से एंट्री होगी, जो भी बैलेंस आ रहा है, और जीरो बैलेंस बच जाएगा लास्ट में पेमेंट के बाद में। तो सी, इन्होंने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया, अकाउंट्स पेबल किया, टू बैंक किया 33,333। अगले साल फिर से इंटरेस्ट लगा, फिर से अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया और बैंक से इतना पेमेंट हो गया। ओके, इन्होंने वर्किंग नोट में दिखा भी दिया आपको कि किस तरह से ये उन्होंने फैक्टर लिया है, कितना अमाउंट आया 95 लाख आ गया। और ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दिया कि 95 लाख ओपनिंग था, उस पर पहले साल पेमेंट इतना हो गया तो इतना क्लोजिंग बचा, इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट चढ़ा तो इतना का पेमेंट हो गया, इतना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था तो इतना क्लोजिंग बच गया, और इस तरह से ये टोटल होके आ गया। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराया ना आपको, लाइक 8वां 9वां 10वां 8वां और 10वां, 8वां क्वेश्चन तो एटलीस्ट 12 मार्क का आएगा, और ये भी आएगा तो 8 मार्क का मिनिमम आएगा, इससे कम का वेटेज नहीं है इनका। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन हो जाएगा ना अच्छे से,
फिर दिक्कत नहीं आएगा। एक प्लूटो लिमिटेड है, वो ओन करती है लैंड एंड बिल्डिंग को, जो कि कैरी होती है बैलेंस शीट में एट एन एग्रीगेट कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10 मिलियन। 10 मिलियन के अंदर वो कैरी हो रही है। जो फेयर वैल्यू है ऐसी एसेट की वो 15 मिलियन है। सी कैरिंग अमाउंट कितने हैं? 10 मिलियन। फेयर वैल्यू क्या है? 15 मिलियन। इट एक्सचेंजेस द लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ए प्राइवेट जेट। इन्होंने क्या किया? लैंड एंड बिल्डिंग को है वो क्या करा? एक प्राइवेट जेट के लिए करा, और जो जेट था उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 20 मिलियन। तो देखो अब यहाँ पे हमें ये देखना है, ये देखो एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन है। ओके, ये एक एंटिटी है ए और ये मान लो बी है। तो ठीक है, ए अपनी लैंड दे रही है बी को, ओके, और बी से क्या ले लेती है? जेट ले लेती है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि दोनों रिकॉग्नाइज किस पे करेगी, कि क्या यहाँ पे कोई कैश का एलिमेंट भी है क्या? हाँ दे रखा है, 3 मिलियन का कैश भी दे रही है साथ में। ओके, मतलब 15 मिलियन की अपनी एसेट दे रही है प्लस 3 मिलियन का कैश दे रही है, तो टोटल 18 मिलियन का इस तरह से पेमेंट हो रहा है। और इसको मिल रहा है क्या? सामने से जेट, जो कि 20 मिलियन का है। तो बताओ, अब यहाँ पे अपन को दोनों के पर्पज़ से देखना है, ठीक है। तो पहले इसके पर्पज़ से देखते हैं, इसके पर्पज़ से, ए के पर्पज़ से। इसने क्या दिया? 15 मिलियन। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट को पूरी तरह से इग्नोर करो। यहाँ देखो फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू है 15 मिलियन की, ओके, और 3 मिलियन का कैश, तो टोटल 18 मिलियन का पे हो रहा है। ओके, तो अब बताओ अपन जेट जो आ रहा है उसको किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो जितने की अपन एसेट दे रहे हैं ना, उनकी जो फेयर वैल्यू होती है, हमेशा जो एसेट हम दे रहे हैं उनकी जो फेयर वैल्यू है उसी के ऊपर सामने वाली प्रॉपर्टी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। समझ गए? जो प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं उनकी जो फेयर वैल्यू है, तो सामने से जो भी एसेट आ रही है उसको उसी पे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी फेयर वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। 20 मिलियन को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, तो 18 मिलियन के ऊपर जेट रिकॉग्नाइज हो जाएगा, प्राइवेट जेट 18 मिलियन। पेमेंट कैसे हो रहा है? ये इतना हो गया। अब बुक से तो देखो 10,000 ही राइट ऑफ होंगे ना, 10 मिलियन ही राइट ऑफ होंगे, क्योंकि बुक्स में तो वो 10 मिलियन की शो हो रही है, उसकी रियल में फेयर वैल्यू 15 मिलियन की थी। तो 5 मिलियन का है वो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट बुक हो गया है। Hope it is clarified. Okay. Sorry. या गला ख़राब हो रखा है। ये ग्रोस और नेट मेथड वाला था, ये मैंने आपको पीपी के कॉन्सेप्ट के टाइम में क्वेश्चन करा दिया था सेम। अभी भी एक बार फिर से बोल देता हूँ। यहाँ पे क्या है, एग्जांपल के लिए ग्रोस मेथड और नेट मेथड के अंदर क्या होता है? नेट मेथड तो अपन हमेशा ही इसी मानते हैं, ठीक है। मतलब ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन की सिंपल एंट्रियाँ, जैसे अपन रिवैल्यूएशन करते थे ना अकाउंट्स में, कैसे करते थे? पीपी की वैल्यू आ रही है मान लो बुक्स के अंदर 10 लाख रुपए, और जैसे इसी का डाटा ले लो, इसके अंदर पीपी की इनिशियल कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपए, ओके, और अभी तक का डेप्रिसिएशन जो इकट्ठा हुआ है वो 55,000 रुपये का है। ओके, तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई? 1 लाख में से 55,000 गए तो आ गई 45,000 की इसकी कैरिंग अमाउंट है। और अब इसको रीवैल्यू किया तो इसकी वैल्यू हो गई 65 के। तो बताओ कितने का रिवैल्यूशन गेन हुआ? यहाँ पे 20,000 का रिवैल्यूशन गेन हुआ। तो अपन क्या कर देते थे? सीधा असेट डेबिट टू रिवैल्यूशन रिजर्व 20,000। सिंपल था, इसमें कोई माथापच्ची नहीं थी। अब इसके लिए करते क्या थे? पहले 55,000 का डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर दो आप। 1 लाख में से 55,000 गए, ओके, 1 लाख में से 55,000 गए तो 45,000 बचा, और फिर 20,000 की असेट को डेबिट कर दो, सिंपल। तो ये हो गया मेरा क्या? टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन की, इतना ट्रांसफ़र हो गया है। अब सी यहाँ पे दूसरी चीज़ है जो कि ग्रोस मेथड की बात करते हैं। तो ग्रोस मेथड में अपन क्या करते हैं? सिंपली जो मेरी एसेट है, ओके, एसेट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अपन दोनों को ही जिंदा रखते हैं। नेट मेथड में तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मार देते हैं अपन, ठीक है, जिंदा दफना देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जिंदा रहता है और एसेट की कॉस्ट भी जिंदा रहती है। तो यहाँ पे एसेट की कॉस्ट जो होती है ना, हम देखते हैं पहला कि 20,000 रुपीज़ है, वो 45,000 का कितना परसेंट है। जो उसकी नेट कैरिंग अमाउंट आ रही है उस पर कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व हुआ है। तो जैसे 20,000, ओके, डिवाइड बाई 45 लेता था मैं, तो 44.44% आया कि 44.44% है वो मेरी एसेट इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे मैं फिर क्या करूँगा? एसेट को भी इतनी वैल्यू से बढ़ा दूंगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी इतनी वैल्यू से बढ़ा दूंगा। तो सी दूसरे में इन्होंने क्या किया? 1 लाख को 44.44% से एसेट को इतने से ही डेबिट कर दिया और डेप्रिसिएशन को भी इतने से ही कर दिया। तो जो डिफरेंस बचा वो रिवैल्यूएशन में 20,000 का 20,000 ही आ गया। गॉट इट? बस ये था, ये आपका नेट मेथड था, ओके। और अगला जो है वो आपका हो गया ग्रोस मेथड।
डन। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। आरटीपी मई 20 में भी आया था ये। तो सी, कंपनी एक्स ने ना एक रिवोल्यूशन किया है अपनी पीपीई का एट द बिगिनिंग ऑफ 2018-19 के शुरुआत में उन्होंने ये अपना रिवोल्यूशन किया है। ग्रोस कैरिंग अमाउंट है वो लगभग 2 लाख रुपए है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन इनका 80,000 रुपये का आ गया है। तो नेट कैरिंग अमाउंट आया 120 का एंड फेयर वैल्यू है 150, तो 30 का ही एडिशन हुआ। ओके, ये भी रिवोल्यूशन का क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है जैसा अभी अपन ने ऊपर किया है। तो ग्रोस मेथड और नेट मेथड के थ्रू आप कैलकुलेट कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, और उसकी जनरलाइज किया है, कुछ भी एडिशनल नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में क्या है, एक पीपी का आइटम है जो कि 9 लाख रुपए में परचेज हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। तो एस्टिमेट हैव ए यूज़फुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, जिसकी 10 सालों की क्या है यूज़फुल लाइफ है। ग्रेट। जो डेप्रिसिएशन है वो एसएलएम बेसिस पे है। तो 1 अप्रैल 2003 को क्या होता है, एसेट रीवैल्यू होती है 9,60,000 पे। 9 लाख की एसेट थी और 10 साल की लाइफ थी, तो 90,000 का डेप्रिसिएशन पर ईयर था। ओके, और ये कब की बात है, 2001 की बात है। 2003 यानी कि 2 और 3 यानी कि 2 साल बाद में, यानी 2 साल का डेप्रिसिएशन लग गया होगा 180K का, है ना। तो अभी कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होगी इसकी, अभी इसकी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी 9 लाख माइनस 1,80,000, यानी कि 7,20,000 की कैरिंग अमाउंट आ रही होगी। और इस टाइम 7,20,000 पे ये 960K की रिवैल्यू होती है। तो बताओ मेरे को कितना रिवैल्यूशन गेन यहाँ पे कंपनी को होता है एसेट के रिगार्डिंग। तो माइनस 9,60,000, तो ये आ गया मेरा 2,40,000 का है, वो मेरा क्या हुआ है, रिवैल्यूशन गेन हुआ है। अब 2,40,000 अगेन डेफर्ड टैक्स इग्नोर करो और एज पर इंडिया ट्रीटमेंट करना है। तो अगेन आपके पास में दोनों ही मेथड है, ठीक है। क्या चीज़, या तो आप उसके बेसिस पे कर लो, द यूजफुल लाइफ रिमेन्स अनचेंज्ड एज 10 ईयर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बात वही रह गई है कि ये जो पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यू करके 960K पे ले जाना पड़ेगा। तो नेट मेथड ही मान के चलो, तो 240 से आपने इंक्रीज़ कर दी होगी एसेट की वैल्यू। अब जो आप डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे, 960K पे लगाओगे। अब 960K है, वो लाइफ तो अनचेंज्ड है, तो डिवाइड बाई 8 कर दो। तो अब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 120K हो जाएगा। गॉट इट। और पहले क्या आता था, पहले आता था अपन ने यहाँ पे निकाला था 90K, तो 30K से वो मेरा डेप्रिसिएशन इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे हर साल। ओके, अब रिवैल्यूशन रिजर्व को कैसे करेंगे, जो 30,000 है। अब देखो ये जो डेप्रिसिएशन इंक्रीज़ हुआ है ना, हमेशा इंडिया से इसके बारे में बोलता है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन को जो कि आपका रिवैल्यूशन रिजर्व के कारण हुआ है ना, आप उसे रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफ़र कर दो, सिंपल। तो बस इसने वही किया है। ये इसने ना मेन कैलकुलेशन से थी सिर्फ ये दिखाई कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के कारण है। 1,20,000 से 30,000 का एडिशन हुआ है, और 30,000 है वो मैं क्या कर दूंगा, रिवैल्यूशन सरप्लस डेबिट करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर दूंगा हर साल। और कितना हुआ था, 960 से 720 गया, तो 240 का रिवैल्यूशन हुआ था। और पहले साल का जैसे ट्रांसफ़र करेंगे 30,000, तो 2,10,000 इसका कैरिंग अमाउंट बचेगा। गॉट इट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि एक्स लिमिटेड की एक मशीन है जो कि डैमेज हो गई है आग लगने के कारण 31 जनवरी 2001 को। जो कैरिंग अमाउंट है मशीन की वो 1 लाख रुपए है ऑन दैट डेट। ओके, कब की बात है, 31 जनवरी की बात है, और उस दिन 1 लाख रुपए की कैरिंग अमाउंट आ रही थी। अब इसकी वैल्यू कितनी बची है, सिर्फ 10,000 रुपये। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, 90,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, क्योंकि अब एसेट तो कुछ काम की नहीं बची। ओके, इम्पेयरमेंट लॉस अंडर इंडेस ये कौन से में आता है, 36 के अकॉर्डिंग आता है। ओके, एक्स लिमिटेड ने इंश्योर किया सेम असेट को अगेंस्ट डैमेज। अच्छा, इन्होंने इंश्योरेंस भी ले रखा था, ग्रेट। और इंश्योरेंस से इनको कंपनसेशन है वो अभी तक मिला नहीं था 31 मार्च तक, लेकिन इनको उम्मीद है कि 50,000 का मिल जाएगा। तो 50,000 का भी मिलेगा, तो प्लस 50,000 भी करोगे आप, तो 60,000 इसकी वैल्यू है, तो भी इनका 40,000 का तो यहाँ पे लॉस है ही है। सी, यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम जो मिलेगा वो तो इनके अलग से बेनिफिट है ना, एसेट की वैल्यू तो रिड्यूस होगी। जब हम एसेट की अकाउंटिंग देख रहे हैं तो अपन इंश्योरेंस क्लेम देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। इंश्योरेंस क्लेम मिल भी जाता है तो वो डायरेक्टली पीएनएल में आपकी इनकम शो होगा। ओके, तो इन्होंने ये लिखा है, पैरा 66 है वो बताता है कि इम्पेयरमेंट लॉसेस जो भी होंगे पीपी के, ठीक है, वो कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज है, एंड सेपरेट इकोनॉमिक इवेंट शुड बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। तो दोनों सेपरेटली अकाउंट फॉर होने चाहिए। यहाँ पे 90,000 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करेगी और रिकॉग्नाइज करेगी इनकम 50,000 की, जब भी इनको कंपनसेशन रिसीवेबल हो जाएगा पीएनएल के अंदर। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 16।
एक असेट जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपये है वो एस्टिमेट की जाएगी, जिसकी यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स है एंड रेजिडुअल वैल्यू है वो 2,000 रुपये है। सी 10,000 की कॉस्ट, 2,000 की रेजिडुअल वैल्यू, तो मतलब कितना बचा, 8,000 रुपये ओनली। वाओ ग्रेट। ईयर 1, 2 एंड 3 डाटा आपको दे रखा है, कॉस्ट इतनी है, डेप्रिसिएशन इतना है, कैरिंग अमाउंट इतनी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें से ये रिड्यूस किया तो आ गई ना कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और करंट ईयर का चार्ज कितना, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन कितना होता है, वो ये वाली अमाउंट आ गई कि भाई ये 2,000 क्या है, ये इनकी स्क्रैप वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू है। तो भाई डेप्रिसिएशन चार्ज का पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया। डेप्रिसिएशन का मेथड बोले तो कौन से इन्होंने कहा कि पहले एसएलएम पे कर रहे थे, ओके, अब इन्होंने रिवाइज एस्टिमेट कर लिया है। नहीं, पहले ये करते थे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि डब्ल्यूडीवी के ऊपर, अभी एसएलएम पे आ गए हैं। तो बताओ क्या ये चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड अपन ने पढ़ा था। अब यहाँ पे अपन ने 2 इंडेक्स पढ़ लिए थे, एक तो 16B और एक 8B, दोनों के अंदर ये लिखा था ये चेंज इन क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट है। और अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर कोई चेंज होता है तो वो हमेशा कैसे अकाउंट फॉर होता है, प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर होता है। कैसे, प्रोस्पेक्टिवली। और अगर ये प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करना है तो अपन देख लेंगे बस अभी के अकॉर्डिंग कितनी कॉस्ट आ रही है, उसको कंटिन्यू करेंगे। सी यहाँ पे बोला 3 साल अगो, 3 साल पहले 5 मिलियन में खरीदा था, यानी 50 लाख रुपए। ओके, डेप्रिसिएशन मेथड की एसेट था वो क्या था, 10% डब्ल्यूडीवी था। तो सी अपन को क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50 लाख की एसेट थी, ओके। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए मैं अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ। डेप्रिसिएशन पहले साल का 10% 5 लाख रुपए, फिर 45 लाख का 10% यानी कि 4.5 लाख रुपए, और इससे भी 45 लाख में से रिड्यूस करूँगा मैं, तो इंटू 10% किया, थर्ड ईयर का आ गया 4,05,000 रुपये। तो ये पहले, दूसरे और तीसरे साल के लिए हो गया। ओके, तो अब बताओ मेरी क्लोजिंग वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे थर्ड ईयर के एंड में। 50 लाख माइनस 5 लाख माइनस 4.5 लाख माइनस 4,05,000, तो ये आया मेरा 36,45,000। ये मेरा कैरिंग अमाउंट आ रहा है। अब ये कह रहा है कि अपन इसको ईयर 3 से डब्ल्यूडीवी पे न जाके हमने ऐसे किया है कि ये 8 साल तक चलेगी, तो इसको एसएलएम पे अकाउंट करना है, तो डिवाइड बाई 8 कर दो, सिंपल। तो डिवाइड बाई 8 करो, कितना आया, डिवाइड बाई 8 किया तो अब आगे 4,55,625 रुपये पर एनम इसका क्या हो जाएगा, एसएलएम के बेसिस पे आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। वेरी इजी ना, इसमें कोई टफ चीज़ थी नहीं। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 17 डन। उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट पता ना आपको। XYZ लिमिटेड है, उन्होंने एक एसेट खरीदी है 1 जनवरी 2000 को, कितने में, 1 लाख रुपए में। एंड जो एसेट है उसको एस्टिमेट किया है, यूज़फुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स किया है। ओके, 1 लाख में आपने खरीदी थी, 10 ईयर्स लाइफ थी, तो लगभग 10,000 रुपये आपका पर ईयर का डेप्रिसिएशन हो रहा था, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है यहाँ पे। कंपनी ने चार्ज किया था एसएलएम के बेसिस पे 10,000 पर एनम, सही बात है। 1 अप्रैल 2000 की बात थी और अब हो गया 2004, तो 31/3/1, 31/3/2, 31/3/3 और 31/12 31/12/2001, 2, 3, तो टोटल 4 सालों का डेप्रिसिएशन उन्होंने चार्ज कर दिया होगा जब 1 जनवरी 2004 तक ये पहुंचे होंगे। तो यानी 40,000 का डेप्रिसिएशन चला गया, तो 60,000 की कैरिंग अमाउंट आ रही होगी 1 जनवरी 2004 को। जो मैनेजमेंट था XYZ लिमिटेड का, उन्होंने रिव्यू किया एस्टिमेटेड लाइफ को एंड डिसाइड किया कि जो एसेट है वो प्रोबेबली यूज़ होगी फॉर ए फर्दर 4 ईयर्स, अगले और 4 सालों तक आराम से यूज़ हो जाएगी। सी 1 जनवरी को उन्होंने डिसाइड किया, रिव्यू किया कि लाइफ को, कि असेट विल प्रोबेबली बी यूजफुल फॉर ए फर्दर 4 ईयर, कि अगले और 4 सालों तक वो असेट यूज़ हो जाएगी। जैसे टोटल लाइफ इनकी, मतलब अभी देखो टोटल लाइफ है वो कितनी हो गई, ये 8 सालों पे होगी। पहले कितनी थी, 10 साल थी, पहले 10 साल थी, 10 साल में से 4 इन्होंने यूज़ कर ली। ओके, तो बचे कितने थे, 6 साल बचे थे। तो 6 साल में अब इन्होंने क्या कहा कि नहीं, अब असेट सिर्फ 4 साल और आगे कंटिन्यू करेगी, तो टोटल लाइफ कितनी होगी, 8 ईयर हो गई। ओके, तो बताओ कैसे ये एसेट अकाउंट फॉर होगी। तो ये भी प्रोस्पेक्टिव
ये भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर लाइफ को आप रिवाइज कर दो तो कोई बात नहीं, आप आगे आप 6 साल में राइट ऑफ करने वाले थे ना, कोई बात नहीं, अब आप क्या करो, इसको 4 सालों में ही राइट ऑफ कर दो। तो यहाँ पे कितना 60,000 का बैलेंस बचा हुआ था, डिवाइड बाई 4 करो तो कितना आ गया, अब हर साल 15,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। समझ में आ गई बात, 15,000 रुपये का पर एनम का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। 19 बोलता है कि बी लिमिटेड है, उसने भी लाइफ को रिवाइज किया, तो बताओ कैसे ये एस्टिमेट अकाउंट फॉर होगा। सेम क्वेश्चन है, फिगर देख लो एक बार, 2 लाख रुपए 20,000 का 10 सालों के अकॉर्डिंग आ जाएगा 8वें ईयर के एंड में। तो 8 ईयर तक बताओ कितने लगा दिए होंगे उन्होंने, 20,000 इंटू 8 यानी 1,60,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। 40,000 की कैरिंग वैल्यू इसकी आ रही होगी, ओके, 8वें साल के एंड में। मैनेजमेंट ने रिव्यू किया और कहा कि यह 12 साल तक चलेगी, तो मतलब 4 साल और चलेगी। तो अब कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 कर दो, 10,000 पर ईयर क्या हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ऐसा। सी यहाँ पे एक चीज़ और देखनी रह गई, ये रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपये की और 10 साल का था, तो 2 लाख ओके माइनस 20,000 डिवाइड बाई 10 किया तो ये आ गया 18,000 का डेप्रिसिएशन हर साल था, इंटू 8 यानी कि 18 इंटू 8 कितना हो गया, 1,44,000 का डेप्रिसिएशन इन्होंने अभी तक चार्ज कर दिया। 1,44,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो अभी इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी, -200 यानी कि 56,000 की कैरिंग अमाउंट आ रही होगी। अब रिवाइज किया है तो उन्होंने कहा कि हमारी रेजिडुअल वैल्यू 10,000 पे आ जाएगी, ओके, लेकिन हमारी लाइफ कितनी है, अब 4 साल और बढ़ जाएगी। तो 56 माइनस 10 डिवाइड बाई 4 किया तो 11,500 अभी के अकॉर्डिंग रिवाइज डेप्रिसिएशन आ जाएगा। समझ गए, देखो 11,500 पर एनम का रिवाइज डेप्रिसिएशन हमारा ये आ जाएगा। डन। उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, दैट इज़ कि ए लिमिटेड जो है ना, आपको इसका इम्पैक्ट और रिवोल्यूशन बताना है यूजफुल लाइफ में ओवर द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्या आ रहा है, और ये आरटीपी मई 18 में भी आ रखा है। सी ए लिमिटेड के पास में पीपी था 1 अप्रैल 2001 को, एंड उन्होंने एस्टिमेट किया है कि उनकी जो यूजफुल लाइफ है फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडियाज फॉलोइंग वर द ओरिजिनल कॉस्ट एंड यूजफुल लाइफ। तो ओरिजिनल कॉस्ट ये है और ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, ये कितनी है 1.5 करोड़, ये 1 करोड़ और ये 35 लाख रुपए है। इनकी 35 साल 15 साल 10 साल और 7 साल की लाइफ थी, ओके। एसएलएम ये यूज़ करते थे। अब ये कहानी कब की थी, 1 अप्रैल 2001 की। अब आप कहाँ पहुँच गए, 1 अप्रैल 2004 में। तो 2001 से 31/3/2, 31/3/3 और 31/3/4, तो यानी कि 3 ईयर का आपका डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। तो 3 साल बाद की कैरिंग अमाउंट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। डन। एंटिटी ने रिव्यू किया और कहा कि ये फिर मेरी यहाँ पे जो भी कैरिंग अमाउंट आ रही है क्या आ रही होगी, सोचो 1.5 करोड़ 15 साल में था, ओके। तो 12 साल के अंदर कितनी क्लोजिंग वैल्यू आ रही होगी, तो ये 1.20 लाख है। यहाँ पे 1 करोड़ रुपए थे, वो 10 साल के लिए थे, तो अब 3 साल बीत गए, तो 7 साल बाद में इनकी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी 70 लाख रुपए, ओके। और जो 35 लाख थे वो 7 सालों के लिए थे। अगेन 3 साल बीत गए, तो 4 सालों के बाद में इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी, 20 लाख रुपए, ओके। अब इसकी लाइफ कितनी हो गई, डिवाइड 10, 7 एंड 5, तो इससे डिवाइड कर दो, आपका कितना आ जाएगा 12 लाख और 10 लाख और 20 डिवाइड बाई 5 यानी 4 लाख का डेप्रिसिएशन आपका हर साल का आ जाएगा। सी इतना ही आ रहा है क्या, 12, 10 और 4, 12, 10 और 4 यही आ रहा है ना, 12, 10 और 4 लाख का डेप्रिसिएशन। डन। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा इसके साथ हो गया। उसके बाद बचता है क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारा रिफाइनरी वाला है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड एक नई रिफाइनरी है, वो आउटसाइड द सिटी लिमिट है, वो लगाना चाहती है। In order to facilitate the construction of the refinery and its operation, ABC Limited is required to incur expenditure on the construction or development of railway siding, road and bridge. Though ABC Limited incurs the expenditure on the construction or development, it will not have the ownership right on these items, and they are also available to use to other entities and public at large. Whether ABC Limited can capitalize, see, अब देखो इन्होंने क्या किया कि अपनी रिफाइनरी लगाई है। सी आप देखो रिफाइनरी वगैरह ना वो ओड एरियाज़ के अंदर होती है, ओके। तो अब वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कैसे आएगी, नहीं आएगी, तो इसके लिए उनको रेलवे साइडिंग भी बनानी पड़ी। अब ये जो रेलवे साइडिंग इन्होंने बनाई है ना,
वो और भी लोग यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं और भी, मतलब वो आने जाने का एक कॉमन वे बन गया है। ओके, लेकिन इन्होंने तो खर्चा किया है ना। अब अगर इन्होंने खर्चा किया है तो क्या इनको कैपिटलाइज करना चाहिए अपनी बुक्स में? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एसेट रिकॉग्निशन की सिर्फ 2 ही कंडीशन है। क्या? एक तो प्रोबेबल है कि एफईबी है वो आपको फ्लो होंगे। मैंने आपको बताया था जब इंडिया 16 कराया था कि एसेट को रिकॉग्नाइज करने की 2 ही कंडीशन है। एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिसीव होना चाहिए एंड कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, तो आप किसी भी एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये सिर्फ पीपी के केस में नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, नॉन करेंट एसेट, हेल्ड फॉर सेल, इन्वेंट्री, जो भी एसेट आपके सामने आएगी इंडिया 16 के अकॉर्डिंग आरओयू एसेट, तो सबको आप ऐसे रिकॉग्नाइज करते हो। ओके, अब यहाँ पे इसने यही थ्योरी लिखा है, पूरा बकवास। एक बार पढ़ देता हूँ। पैरा 16 है वो स्टेट करता है कि जो कॉस्ट है आइटम ऑफ पीपी का वो कंप्राइज करेगा कोई भी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ओके, और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कैसे हो गई कि रेलवे साइडिंग, रोड एंड ब्रिज है वो रिक्वायर्ड है टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन। अगर यही नहीं होंगे तो वो कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो भी एक्सपेंडिचर इन्होंने इनकर किया इन ऑर्डर टू गेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट एज ए होल, यह कंसिडर किया जाएगा एज द यूनिट ऑफ द मेजर for the purpose of capitalization of the said expenditure even though company can not restrict the access to others। इसीलिए ये क्या है, ये बस यहाँ पे इसने लिख दिया कि ये कैपिटलाइजेशन के लिए है, वो कंसिडर किया जाएगा इवन दो कंपनियाँ चाहे वो उसको दूसरों को रेस्ट्रिक्ट नहीं भी कर पाए तो भी। इसीलिए यहाँ यह डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल माने जाएंगे। और इन द व्यू ऑफ इवन दो ABC लिमिटेड में नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस एसेट एज एन इंडिविजुअल आइटम ऑफ पीपीई इन मेनी केसेस, तो इसीलिए एक्सपेंडिचर जो भी इनकर किया जाएगा वो कैपिटलाइज किया जाएगा एज पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। फ्रॉम दिस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इन द एक्सटेंट केस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस प्रोडक्ट है, जैसे कि रेलवे साइडिंग या रोड या ब्रिज, वो कंसिडर किए जाएंगे एज ए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रिफाइनरी एंड अकॉर्डिंगली जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है वो अलोकेट एंड कैपिटलाइज किया जाएगा एज पार्ट ऑफ द पीपी ऑफ द रिफाइनरी। अब डिप्रिशिएशन कैसे होगा, वो यूजफुल लाइफ के अंदर है, वो डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए ये यहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग भी जा सकती है। साथ साथ में अगर ये एसेट की यूजफुल लाइफ एंड डिप्रिशिएशन मेथड है वो सेम है तो वो एक में ही चार्ज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, प्रेजेंटेशन ये एसेट है वो प्रेजेंट की जाएगी विद इन द क्लास ऑफ एसेट टू विच दे रिलेट, तो जिससे भी वो रिलेट करते ना उसी के क्लास के अंदर ये प्रेजेंट भी की जाएगी। तो अभी तक अपने 21 क्वेश्चन कर लिया, अब इसके आगे के कितने क्वेश्चन बचे हैं? 22, 23, 24, 25, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। मतलब नेक्स्ट पार्ट में मैं सारे क्वेश्चन आपको कवर अप करा दूंगा। तो बने रहिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको कैसे लगे। कितने क्वेश्चन बचे हैं अपने यहाँ पे? बचे हुए हैं 31 क्वेश्चन है, तो 21 मैंने करा दिए, सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं, वो 10 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा। ओके, बाय बाय।